हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2। बहुत ही ज्यादा डिमांडेड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है और लास्ट क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन को बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया। बच्चों असहयोग आंदोलन में हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं और चौरी चौरा कांड के साथ जो है सो आंदोलन खत्म हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 साल के लिए सजा हो जाती है, लेकिन 1924 में हेल्थ इश्यू की वजह से उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इससे कांग्रेस के अंदर आंदोलन को वापस लेने की वजह से कांग्रेस के अंदर विचारधाराएं 2 भाग में बढ़ती हैं और इस तरीके से स्वराज पार्टी की गठन भी हो जाती है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ एक बहुत ही अच्छे से और शानदार सफर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बच्चों आज हमें सीखना है, सबसे पहले आज हमें समझना होगा, आज समझना है कि भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदलने के कौन कौन से कारण थे। अब ये क्या बात हो गई, देखो असहयोग आंदोलन को जैसे ही वापस लिया गया कांग्रेस के अंदर कई सारे बदलाव हुए और कई मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है इन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करके और अंग्रेजों के खिलाफ इलेक्शन के जरिए, चुनाव के जरिए जो है सो उनके खिलाफ विरोध करने के बारे में सोचते हैं। अब बच्चों ये समझना है कि भारतीय राजनीति में जो है सो धीरे धीरे समय के साथ कांग्रेस में जो है सो बड़े बड़े बदलाव होते हैं, वहां की विचारधाराएं बढ़ती हैं। इसके पीछे 2 अहम कारण होते हैं। सबसे पहला विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। देखिए ये समय आता है 1928 और ये आप जानते हैं कि 1928 से लेकर के 1930 में तक जो है ये बहुत ही खतरनाक महामंदी वाला समय होता है और इस पीरियड में जो है सो समझ लीजिए कि कांग्रेस ही नहीं पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी आती है और ये जो विचारधाराएं होती हैं हमारे नेताओं की, ये जो है सो बदलती हैं। ये दोनों विचारधाराएं एकदम टूटती हैं और यहाँ के राजनीति में इसका असर दिखता है क्योंकि आर्थिक महामंदी शुरू हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये था, हमारा जो कारण था, ये था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का भारत आना। अब ये साइमन कमीशन क्या है सर, देखो ध्यान समझना है। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था ब्रिटेन में, लेकिन 1928 में वो भारत आया। भारत क्यों आया, तो यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का समझ लीजिए कि जायजा लेने के लिए आया था। यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था के बारे में देखने आया था कि यहाँ की जो व्यवस्था है यहाँ पर किस तरह से जो है सो संविधान बनाया जाएगा, इसके ऊपर बात करने के लिए आया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि जितने भी मेंबर्स वहां से आए थे वो भारतीय संविधान को बनाने के बारे में बात करने आए थे, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था, उसमें सारे अंग्रेज थे। और सारे अंग्रेज होने के वजह से जो है तो जैसे वो 1928 में भारत आता है, यहाँ आते ही उनका साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ स्वागत किया जाता है। मतलब उन्हें वापस रिटर्न जाने की बात किया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब भारत का संविधान बनने को है और भारतीय ही नहीं रहेंगे तो सोचो किस तरह से इसका प्रारूप हो सकता है। इसीलिए यहाँ साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। बच्चों आप जानते हैं साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय का जो है सो लाठी चार्ज के दौरान लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है एक कमेटी का गठन किया जाता है और 1928 में इसे भारत भेजा जाता है। बच्चों अब देखो ये आंदोलन चल ही रहा था, इस समय यहाँ के जो वाइस राय थे उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन ने मामला को शांत करने के लिए 1929 में जो है अक्टूबर 1929 में वो भावी संविधान, मतलब आने वाले समय में संविधान किस तरह से लिखा जाएगा, इस बात के लिए जो है और डोमिनियन स्टेटस का बात कह करके और हमें शांत कर दिया जाता है। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत को लोगों को आधी आजादी दे दी जाएगी, वो संवैधानिक रूप से आजाद होंगे, बहुत सारे फैसले वो खुद लेंगे, लेकिन वो रहेंगे ब्रिटिशर्स के अंडर में ही। इसे डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। तो लॉर्ड इरविन ने हम लोगों को, मतलब जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन सभी साइमन कमीशन वगैरह का, उन्हें डोमिनियन स्टेटस कह करके और दूसरा गोलमेज सम्मेलन का बात कह करके और पहले मामला को शांत कर देता है। अब ये गोलमेज क्या सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन क्या है, आने वाले कुछ समय में आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि मामला को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने समझ लीजिए कि एक तरीके से हमें गोल गोल घुमा लिया, हमें जो है सो शांत करने के लिए सिर्फ ऐसा उन्होंने कहा। अब बात आती है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होती है। देखिए उसी समय
दिसंबर में जो है सो लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, हर जगह से लीडर्स आते हैं और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात उठती है। सबसे पहले पूर्ण स्वराज, पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि हम अब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उसके ऊपर। और यहीं पे यह फैसला होता है कि 26 जनवरी 1930 को जो है सो अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और आपको याद होगा कि भारतीय तिरंगा सबसे पहले 1930 में 26 जनवरी के दिन में जो है सो लहराया गया था और इस बात का फैसला लाहौर अधिवेशन में ही हो गया था। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। अब बच्चों अभी तक आप ध्यान रखें तो 1922 में जो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, 1924 में उसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन इसके बीच में जो है सो गांधी जी का कोई राजनीतिक या तो आंदोलन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता है। इस बीच जो है सो प्लेग नामक महामारी में वो समाज सेवा कर रहे थे। अब बच्चों फिर से एंट्री होता है 1930 में फिर से महात्मा गांधी आते हैं। अब महात्मा गांधी क्यों सामने आते हैं? तो बच्चों अंग्रेजों ने एक बहुत ही खतरनाक कानून ले आया था, मतलब एक ऐसा कानून जिसे नमक कानून कहा गया। ये कैसा कानून था? तो देखिए, हम जानते हैं कि नमक जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक अहम हिस्सा है, हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया और हमें नमक के ऊपर भी टैक्स देने की बाध्यता हमारे ऊपर थोप दी गई। और यही वजह था कि अब जो गांधी जी हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस तरह से अंग्रेजों की बात हमेशा मान नहीं सकते। और यही वजह था कि महात्मा गांधी जो है सो नमक यात्रा करते हैं, दांडी मार्च करते हैं। समझते हैं इसके बारे में पूरी कहानी? चलिए समझते हैं। पहले देखो, 31 जनवरी 1930 का समय था और महात्मा गांधी ने इरविन को, याद है इरविन वायसराय जो था, उनसे महात्मा गांधी ने जो है सो 11 मांग जो है, 11 डिमांड जो है वो एक पत्र के माध्यम से उन्हें भेजा और उन्हें कहा कि ये 11 मांग यदि आप हमारी बातों को मान लेते हैं तो हम जो है सो किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और बच्चों इन्हीं मांगों में एक मांग जो है वो नमक कानून भी था। मतलब आप नमक कानून इस तरह से नहीं लगा सकते, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे खाने का। यही वजह था कि जो ये गांधी है वो इरविन को 11 को डिमांड लिखा, जिसमें से एक नमक कानून भी था। 11 मार्च तक जो है सो उसे पूरा करने के बारे में कहा गया। ये एक तरह से अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम मतलब होता है चेतावनी, अंतिम समय किसी चीज को दिया जाने वाला। तो उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक यदि आप हमारी 11 मांगों को नहीं मानते हैं तो 12 मार्च को जो है सो कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ऐसा एक अल्टीमेटम के रूप में जो है सो महात्मा गांधी ने किसको दे दिया? इरविन को दे दिया। अब जो है, लेकिन इरविन जो है वो झुकने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि अरे चलो ये क्या करेगा गांधी, है ना, एक जो है सो अपने लाठी के दम पे वो क्या ही कर पाएगा, ऐसा वो सोच रहा था लॉर्ड इरविन। लेकिन बच्चों 12 मार्च का समय आता है और 12 मार्च 1930 को जो है सो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, ये देखो ये गुजरात है तो यहाँ पर है साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम से जो है वो इस तरफ साउथ की तरफ आकर के ये है दांडी नाम का जगह। ये यहां से लेकर यहां तक का एक पैदल यात्रा शुरू करते हैं, एक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और ये जो है साबरमती आश्रम है, यहां से 78 लोगों के साथ, कितने? तो 78, अपने 78 विश्वास लोगों के साथ, जो विश्वास पात्र लोग थे उनके साथ 78 लोगों के साथ ये यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। और इस यात्रा में हर दिन वो लगभग 24 मील की यात्रा कंप्लीट करते थे। और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस था वो लगभग 240 मील था, 240 मील, और हर दिन लगभग 10 मील चलते थे। इस तरह से ये जो है सो 24 दिन का पूरा सफर रहता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जब भी ये यहाँ से चलते थे और बीच बीच में स्टे करते हुए चलते थे, बीच में ठहरते थे, जिस गांव में ये ठहरते थे, जहां यहाँ रुकने का प्रबंध होता था, वहां पे सैकड़ों हजारों लोग इनको सुनने के लिए आते थे। और जितने भी लोग इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को सुनने के लिए आते थे, महात्मा गांधी के अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा था, वो लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेते थे। यही वजह था कि इस यात्रा के दौरान जहां पर भी वो रुकते थे वो बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लेते थे, और बहुत सारे लोग जो है वो इस यात्रा में गांधी जी के साथ हो लेते थे। इस यात्रा को कंप्लीट शुरू हुआ था 78 लोगों के साथ, लेकिन जब ये दांडी नाम के स्थान पे पहुंचा उस समय उनके साथ हजारों की भीड़ थी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि उस समय गांधी जी की क्या पॉपुलैरिटी रही होगी और क्या उनका कन्विंसिंग स्किल रहा होगा,
है ना। तो इस तरीके से जो है सो साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू होती है जो कि दांडी नाम की जगह पे खत्म होती है। चलिए समझते हैं पूरा। तो 12 मार्च 1930 को 28 विश्वस्त वॉलेंटियर्स के साथ जो ये यात्रा शुरू होती है, साबरमती आश्रम से 240 मील तक की दूरी दांडी में जाकर के ये यात्रा खत्म होती है। 24 दिन तक रोज चलना होता था और लगभग 10 मील की दूरी एक दिन में तय होती थी। 6 अप्रैल 1930 बच्चों ये जो पूरा यात्रा होता है वो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को जो है सो महात्मा गांधी यहां से साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा कंप्लीट करते हैं और दांडी नाम के स्थान पे समुद्र के किनारे जा करके और वो वहां पे नमक उबाल करके और नमक बनाते हैं। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि समुद्र के किनारे बहुत सारा नमक पड़ा हुआ होता है। एक्चुअली उस नमक को अपने मुट्ठी में उठा करके और देश के लोगों को दिखाते हैं कि देखो इस नमक के ऊपर हमारा अधिकार है, हम इसके लिए जो है वो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने नमक कानून को भी एक तरीके से तोड़ दिया था और लोगों को इस कानून के विरोध होने के लिए सबके लिए मन में जो है एक तरह से राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाते हुए सबको नियम कानून तोड़ने के लिए नमक कानून को तोड़ करके और खुद के लिए नमक बनाने को एक तरह से आह्वान कर रहे थे लोगों को। आई होप समझ आ गया होगा। दांडी मार्च ये था और इस तरह से लोग जो हैं उस समय अपने साथ जो भी ले गए थे उसमें बहुत सारा नमक भर भर के अब लोग जो है जो आसपास के लोग थे वो अब नमक उबाल करके और नमक बनाने भी लगे और जरूरतमंदों को जो है सो नमक देने भी लगे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया नमक कानून की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने महात्मा गांधी ने अकेले दम पे उन्होंने तो इनकी वाट लगा दी, आप कह सकते हैं। हाँ क्या लगा दिया, तो वाट लगा दिया। चलो इस तरीके से नमक यात्रा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों आगे कहानी ये है कि आपको एक बात समझना चाहिए, ये शुरू कब हुआ था 12 मार्च 1930 को, खत्म कब हुआ तो 6 अप्रैल 1930 को। अब जब ये 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही ये दांडी मार्च कंप्लीट करते हैं तब तक उनके फैन फॉलोइंग और बढ़ चुकी थी। आप जानते हैं उसकी यात्रा में कई हजारों लोग उसके साथ हो चुके थे। अब इतने सारे लोग को सामने देख करके महात्मा गांधी ने सोचा कि यदि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, अभी हमको समर्थन मिल रहा है, तो क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक और बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन का फैसला कर दें। वैसे भी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी इरविन को जो है सो अल्टीमेटम दे चुका था, उन्हें अंतिम चेतावनी दे चुका था कि यदि तुम नमक कानून को नहीं वापस लेते हो तो हम या कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। अब जब इतने सारे लोगों का समर्थन मिल ही रहा था तो महात्मा गांधी ने तुरंत ऑन द स्पॉट 6 अप्रैल 1930 को ही 6 अप्रैल 1930 को जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो छेड़ देती है। अब आपको समझ आ गया कि ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है। अब ये कैसा आंदोलन था सर, तो देखिए सविनय का मतलब होता है विनती के साथ बहुत ही विनम्रता पूर्वक, ज्यादा झगड़ा नहीं करना है। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्टा, डिसओबे करना, मतलब जैसा आपको अंग्रेज कहेगा हम उसके हर एक कानून का विरोध करेंगे, ऐसा आंदोलन उसने शुरू किया। मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। दूसरी बात, औपनिवेशिक कानून जितने बनाए जाएंगे, ऐसा जितना भी कानून बनाया जाएगा जिससे हमें गुलाम बनाने की तरफ ले जाया जाए, तो ऐसे सभी कानूनों का क्या किया जाएगा, उल्लंघन किया जाएगा। हम अंग्रेजों का कोई बात को नहीं मानेंगे। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। ठीक है ना। देखो लोगों ने सबसे पहले क्या किया, नमक कानून को तोड़े, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। बहुत हद तक ये ऐसा था जैसा कि असहयोग आंदोलन में था, मतलब हम उसका सहयोग भी नहीं करेंगे और उनका कोई कानून मानेंगे भी नहीं, इस तरीके से था। तो ये सारी चीजें फिर से शुरू हुई। किसानों को लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया गया और इन्होंने ये सारे टैक्स देने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी अब इस्तीफा दे रहे थे, अब ब्रिटिशर्स के अंदर वो काम नहीं कर रहे थे। आदिवासी जो है वो वन कानून को तोड़ करके और वनों के अंदर जबरदस्ती घुसे चले जा रहे थे। वन कानून आपको याद है ना, वन कानून के जरिए आदिवासियों को वन से बाहर निकाल दिया गया और पूरे वन के ऊपर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ये जो है सो इसके भी विरोध हो लिए। लिखा है इससे चिंतित अंग्रेजी सरकार जो थी वो कांग्रेसी नेता को अब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर सोचने लगा कि यार मेरा रेपुटेशन का तो धज्जिया उड़ गया, ये क्या हो रहा है, हम जितने कानून बना रहे हैं ये सब लोग इसके खिलाफ हो रहा है। यही वजह था कि ये बहुत ज्यादा चिंता हो गया और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अंग्रेजी नेता को गिरफ्तार कर लिया। लिखा है अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान जो था ये एक अच्छे नेता थे कांग्रेस के, इन्हें भी जो है सो गिरफ्तार कर लिया गया। जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो, आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को
शुरू करने में सबसे बड़ा रोल है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने जब उसे हाथ लगाया, तब तो बहुत गजब बात हो गई। सोलापुर के जो औद्योगिक मिल मतलब मजदूर थे, ये तुरंत सड़क पे आ गए और रेलवे स्टेशनों पर, पुलिस चौकियों पर, नगर पालिका भवन पे, हर जगह पे हमला करना शुरू कर दिया। अब हर जगह पे हमला करना शुरू कर दिया तो क्या ब्रिटिश सरकार बैठेगी? ना। अब ब्रिटिश सरकार ने भी इसके ऊपर तेज प्रहार किया और क्या क्या, भयभीत सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को बहुत मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप जानते हैं महात्मा गांधी जो है बहुत ही अहिंसक आदमी, उन्होंने फिर से, उन्हें डर था कि ये आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, इसीलिए महात्मा गांधी एक बार फिर से आंदोलन को वापस ले लिया। देखो बार बार ऐसा हो रहा है कि महात्मा गांधी सबसे पहले आंदोलन को बड़े पैमाने पर स्टार्ट करते हैं, जब बहुत ज्यादा उसमें समर्थन मिलने लगता है और जब इसमें से कुछ हमें लगता है कि इसमें जो है सो ये क्या बोलते हैं, हिंसा जो है बढ़ने लगा है, तो महात्मा गांधी बार बार क्या कर रहे हैं, इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। इसका बाबू गलत असर भी पड़ता है इस पर, जो है इस बात का जो है सो बहुत सारे लोग जो होते हैं, कांग्रेसी नेता होते हैं, इनके ऊपर गलत असर पड़ता है। और अब लोगों को भी समझ आने लगा था कि देखो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन भी शुरू किए थे, उनको भी वापस ले लिया, अब यहाँ पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया, इसे भी वापस ले लिया, तो उनका अब सपोर्ट ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो अपने, एक समझ लीजिए कि महात्मा गांधी के साथ थे ही, लेकिन उनका अपना भी एक समझ लीजिए कि स्वार्थ जुड़ा था उनके साथ, लेकिन ये चूंकि सफल नहीं हो पा रहा था वापस ले लेने की वजह से, इसीलिए फ्यूचर में जब भी ये दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे उस समय लोगों का समर्थन इन्हें नहीं मिलेगा। चलो समझते हैं आगे क्या है बच्चों। 5 मार्च 1931 को, अब आपको याद रखना चाहिए, इस घटना से पहले आपको एक बात समझना होगा कि एक्चुअली क्या है। महात्मा गांधी जो हैं, यहां देखिएगा, इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए 1930, आपको याद होगा 1930 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस भी लिया जा चुका है और गांधी जो है वो इरविन को 11 मांगों का एक लिस्ट भेजा है और बोला इसे आप तुरंत मान लीजिए, नहीं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहुत तेजी से बढ़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू भी हुआ, खत्म भी हो गया, लेकिन इरविन को इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में, जो वहां के राजा जिसका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड्स, उसने शुरू किया था। अब जब उसने शुरू किया था और उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया कि आओ और संविधान कैसे निर्मित करना है, हम किस तरह से वहां पर शासन व्यवस्था बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए ही नहीं। पहले गोलमेज सम्मेलन में यदि वो नहीं गए तो 12 सितंबर 1930 से लेकर के सितंबर जनवरी तक ये चल रहा था। इस समय ये यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्लॉप भी हो चुका था। अब देखो अब समय आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 7 सितंबर 1931, ये डेट याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चलता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ये याद रखना। लॉजिक ऐसे याद रखना है कि ये पूरी तरह से 31 में हुआ, ये पूरी तरह से 32 में हुआ, ये शुरू हुआ 30 में और चला 31 तक। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 30 से शुरू हुआ 31 तक चला, लेकिन जनवरी के महीने के आसपास में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन का राजा ने अनाउंस किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसमें महात्मा गांधी गए नहीं। अब जब महात्मा गांधी नहीं गए, और महात्मा गांधी क्यों नहीं गए? तो एक तो सबसे पहले उन्होंने, महात्मा गांधी जो इरविन को 11 मांगों का लिस्ट दिया है, ये इसका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, ये इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन करके बैठे हुए हैं। यही वजह था कि 5 मार्च 1931, देखिए 5 मार्च 1931, ये कौन सा डेट है? तो ये डेट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से शुरू होने से कुछ समय पहले की बात है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है बच्चों। अब ये क्या होता है? देखो, गांधी जो है वो इरविन के साथ एक समझौता करते हैं। इरविन कहता है कि देखो, हम तुम्हारी 11 मांग को मांग लेंगे, बस तुम क्या करो, तुम जाकर के और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लो, क्योंकि तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत है इंडिया में, तुम्हारा प्रभाव इतना है कि तुम्हारे एक कहने पे यहाँ के इंडिया के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन में जाना बहुत जरूरी है, ताकि तुम समझो कि हमारी सरकार, हमारे राजा जी क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरीके से गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया कि ठीक है, यदि तुम हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम क्या करो, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दो,
मतलब तुम जो है सो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोगों को जो जो तुमने क्या किया है, गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उन्हें से तुम छोड़ दो। और बदले में गांधी जी जो है वो कहां चले जाएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाएंगे। अब ये बात होती है इन दोनों के बीच में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 सितंबर 1931 जब ये सम्मेलन शुरू हुआ, उस समय गांधी जी कहां चले गए, लंदन चले गए। अब बच्चों जब लंदन चले गए तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन समझ रहे हो ना, इस तरीके से एक गोल राउंड टेबल होता है ऐसे, और यहाँ पर बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, बहुत सारे, कुछ कुछ ब्रिटेन के भी है, कुछ इंडियन भी है, जहां जहां औपनिवेशिक है उन सभी के लिए इस तरीके से आया और इंडिया के मुद्दों पे ये बात करना था। लेकिन जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए महात्मा गांधी वहां पे, तो वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ा। क्यों निराश लौटना पड़ा? महात्मा गांधी हमेशा से चाहते थे कि हमारा इंडिया यूनाइटेड रहे, हमेशा मिला हुआ रहे, लेकिन वहां पर जो है सो बात चल रहा था पृथक निर्वाचन मंडल का। अब ये क्या होता है सर? देखिए पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, यदि हमारा इंडिया इतना बड़ा है, यदि ये हमारा पूरा इतना बड़ा इंडिया है, तो इंडिया का इस तरफ ये जो इलाका है, इस तरफ, वहां पर एक बात और रखना कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ साथ अंबेडकर भी गए थे। अंबेडकर कह रहे थे कि हमको दलितों के लिए, किसके लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। मतलब पृथक निर्वाचन मंडल मतलब इस क्षेत्र में केवल और केवल दलित ही खड़े होंगे और केवल दलित ही इसको वोट देंगे। इसको बोला जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। वापस से समझो, अंबेडकर के हिसाब से अंबेडकर चाहते थे और वहां के जो राजा थे वो भी यही कहते थे, ठीक है हम तुमको एक पृथक निर्वाचन मंडल दे देते हैं, मतलब वहां पर दलित ही खड़े होंगे और दलित ही केवल वोट देंगे। बच्चों इससे कभी भी देश की एकता सुरक्षित नहीं रहती। कैसे? आप देखें किस तरह से हमारा पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सारे मुसलमान एक तरफ चले गए, जिसकी वजह से बाद में एक अलग राष्ट्र मांगने की बात तैयार हो गई। उसी तरीके से महात्मा गांधी को डर था कि यदि एक निर्वाचन क्षेत्र हम दे देंगे तो फ्यूचर में दलित लोग जो है वो अलग देश बनाने की मांग करेंगे। और इस बात को सुन करके जब यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात होने लगी थी, तो महात्मा गांधी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा, क्योंकि ये जो चाहते थे ऐसा कुछ वहां नहीं हो रहा था और सब लोग उल्टे पुल्टे बात किए जा रहे थे। अब इस वजह से क्या होता है, महात्मा गांधी वहां से लौट आते हैं। जब ये लौटते हैं ना, तो वो देखते हैं कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया गया। यार इरविन ने कहा था, उनके बीच में समझौता हुआ था कि हम जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए और तुम सारे राजनीतिक कैदी को छोड़ दोगे। लेकिन जब ये वापस आए तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू भी अंदर है, गफ्फार खान भी अंदर है, और इतना ही नहीं कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ये जो कांग्रेस जो संगठन बनी हुई है ये इलीगल काम करती है, मतलब समझिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है, इसीलिए इसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी जैसे ही वहां से आए, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि फिर से हम इस कानून का विरोध करते हैं, हम इसकी अवज्ञा करते हैं, हम ये बात नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। और लेकिन 1934 आते आते, देखिए 1931 के आसपास में ये शुरू होता है और 1934 आते आते ये मंद पड़ जाता है। क्यों? बहुत सारे लोगों का समर्थन इस बार नहीं मिलता है। समर्थन क्यों नहीं मिलता, इसका कारण समझ आ रहा होगा कि ये बीच में आंदोलन को कभी भी स्टॉप कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। बच्चों बात क्या है, देखिए लोगों के आंदोलन के साथ न देने के क्या कारण थे, लोगों के समर्थन नहीं देने का क्या कारण था, तो देखना गुजरात के पट्टीदार और यूपी के जाट आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा ये क्यों ये थे? क्योंकि ये सरकारी लगान नहीं चुकाना चाहते थे। ये किसान थे और ये चाहते थे कि हम सरकारी लगान नहीं चुकाएंगे, इसीलिए ये बढ़ चढ़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे ताकि इसे लगान नहीं चुकाना पड़े। लेकिन महात्मा गांधी ने बीच में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को ले लिया था और इन्हें लगान भरना पड़ गया था। यही वजह है कि इस बार जब दोबारा शुरू हुआ आंदोलन, तो ये सारे लोग जो हैं वो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ। जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यवसायी बिजनेसमैन होते हैं, ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसलिए अपना पैसा दिए जा रहे थे। तो पैसा दिए जा रहे थे कि लो पैसा लो और इस आंदोलन को सफल बनाओ। लेकिन ये दोबारा इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि ये चाहते थे ना कि विदेशी आयात से सुरक्षा चाहते थे। कहने का मतलब, अब सोचो ये इंडिया के यदि बिजनेसमैन है तो ये कभी चाहेंगे कि हमारा सामान छोड़ करके और बाहर से सामान आए? 1 मिनट प्लीज।
ये कभी चाहेंगे, ये जितने भी बिजनेसमैन है, ये कभी चाहेंगे कि हमारा देश छोड़ करके बाहर से कोई सामान अंदर आए? ये कभी नहीं चाहेंगे। ये चाहते हैं कि हमारे देश में इसका प्रोडक्शन हो और हमारा ही सामान पूरे देश में बिके, पूरे देश में बिके। और ये कभी नहीं चाहते कि बाहर से चीजें आए। इसी वजह से उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग जो है वो विदेशी आयात से सुरक्षा चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि विदेश से आयात हो। और यही वजह है कि ये जो है सो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। विदेश से चीजें आते रही, इनको नुकसान होता रहा। इसलिए दोबारा जब स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। दो बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम दिया हुआ है, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और दूसरा जीडी बिड़ला। ये दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा फंडिंग किया करते थे आंदोलन को, ताकि आंदोलन सफल हो सके। लेकिन ऐसा जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, इनकी मांगों को भी ध्यान नहीं दिया जाता और महिलाओं को भी कांग्रेस में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता था। इसीलिए अब जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन जल्द ही धीमा पड़ करके और खत्म हो जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा जो है फंडिंग नहीं मिलता है और बड़े बड़े लोग जो है, बहुत ज्यादातर लोग जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। चलो पढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। देखिए जब लास्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो रहा था उस समय की घटना क्या है समझिएगा। अछूतों को महात्मा गांधी ने हरिजन नाम से पुकारा, पहली बार ऐसा हुआ था। अच्छा ये क्यों हो रहा है ये आगे समझ आ जाएगा। हरिजन, दलितों को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा। हरि हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग। उन्होंने उसे ईश्वर की संतान कहा, मतलब हरिजन कहा। किसे कहा? तो दलितों को कहा। दलितों को कहा मतलब समझ में आ रहा है, शूद्रों को कहा। शूद्र जिसे बिल्कुल भी हिंदुस्तान में जगह नहीं दी जाती थी, उन्हें सम्मान की नजर से कभी नहीं देखा जाता था, वहां पर महात्मा गांधी ने उसे हरिजन कहा। अब एक तरीके से महात्मा गांधी समझ लीजिए कि दलितों के एक चहेते हो चुके थे। आगे सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े हिंदू थे, लेकिन ये हिंदू का तुम धर्म से मतलब मत डालो। ये कहते थे कि राजनीति को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा महात्मा गांधी क्या कहते थे। लेकिन धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब उस धर्म के अंदर जो नैतिक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उससे ये ताल्लुक रखते थे। अब ये कहते हैं, ये उनको हरिजन कहते हैं, और ये उसको विश्वास दिलाने के लिए कि तुम शूद्र नहीं हो। ये महात्मा गांधी खुद टॉयलेट साफ किया करते थे, शौचालय साफ किया करते थे, अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई के साथ मिलकर के, और आसपास में साफ सफाई का अभियान शुरू किया उन्होंने। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। देखिएगा महाराष्ट्र और नागपुर में हरिजनों ने शिक्षण संस्थान और निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारे लिए अलग से शिक्षण संस्थान बने, क्योंकि आप जानते हैं कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसीलिए ये चाहते थे कि हमारे लिए शिक्षण संस्थान बने, अलग निर्वाचन क्षेत्र हो या आरक्षण। बच्चों आगे लिखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में इसीलिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एक ऐसा संस्थान था जो दलितों के लिए काम करता था। इसका गठन किया और वे अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। आपको याद होगा कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी गए हुए थे, कहां? गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां पे बी.आर. अम्बेडकर भी थे। वहां का राजा कह रहा था कि हम दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देंगे। बी.आर. अम्बेडकर भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो। देखिए बी.आर. अम्बेडकर की ना पूजा होती है दलितों के द्वारा, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि यदि हमको दलितों को और इस देश को चुनना पड़े तो हम दलितों को पहले चुनेंगे, क्योंकि दलितों के साथ क्या घटना घटी है, दलितों को क्या झेलना पड़ा है, ये बी.आर. अम्बेडकर बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए ये हमेशा दलितों को सबसे पहले रखते थे। तो वहां का राजा जब बोलता है कि तुमको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे, तो जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो उस पर तुरंत राजी होते, हाँ हमको दे ही दो, हमको अलग ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी इससे नाराज होते हैं। महात्मा गांधी वापस आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, और इस बात पे अंबेडकर के अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने के वजह से महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि देख भाई ऐसा तो होने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और कहते देखो अंबेडकर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अंबेडकर देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम? देखो क्योंकि हम आमरण अनशन पे बैठ गए, हम तो भूख हड़ताल पे बैठ गए। यदि हमको कुछ हुआ तो देश गुस्सा हो जाएगी। अब बच्चों इस तरह से इन दोनों के बीच में गड़बड़ियां हो रही थी। अब देखो महात्मा गांधी ने प्यार से समझाया, किसको? इसको समझाया, किसको? हमारे पूजनीय बी.आर. अम्बेडकर साहब को समझाया। बोला देखो अम्बेडकर, यदि आप जो है सो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगेंगे तो फ्यूचर में जो है सो अलग हमारे देश के टुकड़े होने का डर रहेगा। इसीलिए आपको जो है सो हम आरक्षण देते हैं,
आरक्षण का मतलब ये हुआ कि तुम जहां से कहोगे, जैसे कि लोकसभा की सीटें होती है उस तरह से हम सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं, उस पर केवल दलित खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट सभी देंगे, लेकिन वोट सभी देंगे। इस तरीके से जो है सो निर्वाचन क्षेत्र ना मांग करके इसे आरक्षण देने का प्रस्ताव रखे कौन? महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी ने जब ये बात रखी तो बी आर अम्बेडकर मान गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से भी तो कम से कम हमें उठाया जाए। और इस तरीके से बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक तरह का समझौता होता है। कहां होता है? तो पूना नाम के एक जगह में होता है, पुणे में होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1932 में होता है बच्चों। यदि आपको याद हो तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। एकमात्र आदमी जो 1, 2, 3 तीनों में पार्टिसिपेट करता है वो होते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब इसमें तीनों में जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के साथ इनका समझौता यब होता है, कब? 1932 में। और ये कहते हैं कि ठीक है महात्मा गांधी, यदि आप चाहते हैं कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए तो हम आरक्षण से खुश हैं। और पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता होता है। इससे दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि आरक्षण दिया जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से कहानी समझ आ रहा होगा आपको। इस तरीके से सितंबर 1920 में अंबेडकर ने पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता कर लिया, जिसमें दलितों को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो आई होप यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो है ना सो मुस्लिमों को लेकर के यहाँ पर एक नेता थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये भी सोचने लगे कि क्यों ना हम भी अपना देश अलग बना लें। मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम भी मुस्लिम लीग अलग बनाएंगे, एक अलग संगठन बनाएंगे और हमको भी अलग क्षेत्र चाहिए। बोलो, है ना? हमको भी अलग क्षेत्र चाहिए, हमको भी अलग क्षेत्र चाहिए। हमको दोगे या नहीं दोगे, या हमको आरक्षण दोगे कि नहीं, ये बात करो, है कि नहीं? अब जो है ये चाहते थे, देखिए शुरुआत में बात ये थी, ये चाहते थे कि बंगाल और पंजाब में जो ज्यादा मुस्लिम प्रदेश देश है वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से आबादी के अनुसार तुम हमको राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व दो, उतने सीट उधर से हमको दो। यदि तुम ऐसा नहीं दोगे तो इससे वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। लेकिन जब ये ऐसा हुआ कि यदि जितनी आबादी है उसके हिसाब से यदि तुम उसका प्रतिनिधित्व दे दोगे, उतना सीट दे दोगे, तो फिर ये अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो बात है, इसे ये छोड़ देंगे। बोलेंगे ठीक है, यदि तुम हमको प्रतिनिधित्व दे रहे हो मतलब आरक्षण दे रहे हो, जैसा कि पूना पैक्ट में हुआ था, ऐसा यदि तुम दोगे तो हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मांगेंगे। ऐसा मुस्लिम लीग का नेता मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे। लेकिन बच्चों बीच में घटना घट जाती है। M.R. जयकर नाम का एक व्यक्ति होते हैं 1928 में, वो क्या करते हैं? हिंदू महासभा का आयोजन करते हैं और इस हिंदू महासभा में जो है सो मोहम्मद अली जिन्ना की निंदा कर देते हैं, उसके बारे में भला बुरा कर देते हैं कि ये लोग जो हैं वो मुसलमानों के साथ मिल करके और अलग राज्य बनाना चाहते हैं तो बनाए। इस तरह से भड़काऊ भाषण दे देते हैं, जिस वजह से जो संभावना बची रहती है मोहम्मद अली जिन्ना का इस देश के साथ मिले रहने का, ये संभावना भी खत्म होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दे चुके होते हैं। अब जो है मोहम्मद अली जिन्ना अब ये सोच लेते हैं कि अब हम मुसलमानों के साथ मिलकर के एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे और धीरे धीरे यही चीज जो है वो अलग देश बनाने की मांग पर तब्दील हो जाता है। इस तरीके से आप समझते हैं कि पाकिस्तान का गठन हो जाता है बच्चों, इस तरह से पाकिस्तान बनता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज का क्लास आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, मजेदार तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट और एक नई सीख के साथ। तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।